पटेल साहब हो, अम्बेडकर जी हो, जितने भी लीडर रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका घर बनाया है। ये सबका घर है, साझा घर है। और गांधी जी ने तो अपनी जान भी दे दी इसके लिए, मगर जो आज हालात हो रहे हैं उसमें लड़ाया जा रहा है आपस में। और मुझे डर है, खौफ है, जो 1947 में हालात हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमें उसी तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब नौजवान नौकरी का जिक्र करता है, नौकरी की डिमांड करता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। वो अच्छे अस्पतालों की डिमांड करते हैं लोग, वो अच्छे अस्पताल नहीं है, हमारे पास नहीं है। अच्छी शिक्षा नहीं है, क्योंकि जो तालीम है वो सबसे बड़ा हथियार है। वो इंसान के पर लग जाते हैं तालीम से, वो आप दे नहीं सकते हो। हमारे गलियां, हमारे कोचे, हमारे सड़कें आप ठीक नहीं करते हो, तो क्या करते हो कि मस्जिद को गिरा के इसमें देखो मंदिर ढूंढ दो। यही है ना, यही हो रहा है। अभी देखिए संभल में कितना बुरा हादसा हो गया। वो बेचारे, उनका कोई लेना देना नहीं, कोई दुकान पे काम करता था, कोई रेडी पे काम करता था, मार दिया, गोली मार दी, तो कौन बात करेगा? आप बात करोगे तो उल्टा आपको ही जेल में डाल दोगे, जैसे उमर खालिद 4 साल से जेल में है। तो आजकल सुनवाई कहीं कोई नहीं हो रही है। अब देखिए अजमेर शरीफ दरगाह 800 साल पुरानी, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब जाते हैं, और वो हमारे भाईचारे की, गंगा जमुना तहजीब की निशानी है। अगर कहीं निशानी ढूंढनी हो तो वो अजमेर शरीफ जाके देखना चाहिए कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ कैसे वहाँ अपना सर झुकाती हैं, मन्नतें मांगती हैं। और दूसरी तरफ से मुसलमान होते हैं, तीसरी तरफ से हमारे सरदार भाई होते हैं। तो ये, इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती हमारे मुल्क में। उसके पीछे भी पड़ गए कि उसको भी खोदो, उसके नीचे भी देखो शायद मंदिर निकल आए। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये कब तक चलेगा। लोग तो जाग गए हैं, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज, वोट के वक्त एक होती है और गिनती करने के वक्त दूसरी हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें भी गड़बड़ है। क्या करते हैं, कैसा करते हैं? एक स्टेट छोड़ दी ताकि अपोजिशन बात ना कर सके, तो इसमें भी शक है। और इलेक्शन कमीशन इसमें कोई जवाब नहीं देता है। अगर 6 बजे जब वोटिंग बंद हुई, परसेंटेज अगर 58 थी, 3 घंटे के बाद वो 68 कैसे होगी, और काउंटिंग से पहले वो 70 कैसे होगी? तो ये मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं लोगों को जागना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा मुल्क भी हमसाया मुल्क जैसा बन जाए, अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इतना विशाल, इतना सेक्युलर, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करते हैं, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। ये बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आजाद किया था, मगर आज वहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी हालात वैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को, जो हमारे सेक्युलर, देखिए हिंदू मेजॉरिटी सेक्युलर है, इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। और हमारे सरदार भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, माइनॉरिटी में हैं, तो उनको मतलब वो इसके बगैर कुछ सोच नहीं सकते, उनके पास कोई रास्ता नहीं है मिलजुल के। बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आजाद किया था, मगर आज वहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी हालात वैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को, जो हमारे सेक्युलर, देखिए हिंदू मेजॉरिटी सेक्युलर है, इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। और हमारे सरदार भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, माइनॉरिटी में हैं, तो उनको मतलब वो
इसके बगैर कुछ सोच नहीं सकते, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, मिलजुल के रहना है हम लोगों ने। तो ऐसे में मैं सोचती हूँ कि जम्मू की एक बड़ी एक इम्पोर्टेंस है। मैं जब जम्मू आती हूँ तो यहाँ मैं देखती हूँ सरदार भी चल रहा है, गुजर भी चल रहा है, पहाड़ी भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है, कश्मीरी भी चल रहा है, जो शक्ल अभी कश्मीर में हमें नजर नहीं आती है। वहाँ एक ही रंग के लोग हम चल रहे हैं इसको, और ज्यादा से ज्यादा फौजी नजर आते हैं और वर्दी में लोग नजर आते हैं। मगर जो जम्मू में मुझे नजर आता है, जो रहन सहन है, टूरिस्ट को छोड़िए, जो रहन सहन है वो बहुत सेक्युलर है। इसलिए मुझे लगता है जम्मू के लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इलेक्शन में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मगर यहाँ के भाईचारे को संभाल के रखना है। क्योंकि वहां से होते होते मुझे क्या पता यहाँ भी किसी मस्जिद पे नजर पड़ जाए और ये कहना शुरू कर दें, क्योंकि इनके पास तो लोगों को देने के लिए कुछ रहा नहीं है। नौकरियां, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे मुल्क के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इलेक्शन में लोगों को खुश करने के लिए बिजली हम पैदा करते हैं, तो हमारे यहाँ कारखाने कैसे खुलेंगे, कैसे चलेंगे? हमारे पास बिजली पैदा करने के बावजूद बिजली है ही नहीं। वो मुल्क में बांटी जाती है मुफ्त, कहीं 200 यूनिट, कहीं 300 यूनिट, कहीं हमें तो कुछ नहीं मिलता। हमें तो वादा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 200 यूनिट देंगे, अब मुझे नहीं पता क्या करते हैं वो। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि हम सब लोगों को इकट्ठा रहना है, जम्मू को एक मिसाल बनना है पूरे मुल्क के लिए, जो है इस वक्त ये। तो इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, सोनू ने जैसे कहा कि यहाँ के जो 3 वार्ड हैं वो पीडीपी के झोली में आने चाहिए, और मैं सोनू को एक बार फिर से इसको कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। बड़ी बहादुरी से ये लड़ा, आदित्य लड़ा, जैसे ये मुझे ही कहीं नजर आया बीजेपी की कैंपेन इस तरह या किसी और की कैंपेन जिस तरह लड़े। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप आए, आपने मेरी बात सुनी और मुझे उम्मीद है कि आप इनको कामयाब करके हमारे पास भेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।